देखो तो आज क्या देखना है हम लोगों को, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। कल हम लोगों ने आरबीसी पढ़ ली थी। क्या है ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी? ये है ब्लड सेल्स, ठीक है। एक हम लोगों ने आरबीसी पढ़ी, आज दूसरी कौन सी पढ़ रहे हैं और तीसरी कौन सी है? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन का अभाव होता है, इसलिए होता है रंगहीन। कोई कलर होता है क्या इसमें? वाइट होती है ये। केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या की बात करते हैं तो आरबीसी से कम औसतन 6000 से लेके 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जीवन अवधि कितनी होंगी। याद रखना, कम समय तक के जीवित रहता है 5 से लेके 21 दिन। आरबीसी कितनी होती है? 120 दिन, और इसकी होंगी 5 से लेके 21 दिन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके निर्माण की, तो ये भी अस्थि मज्जा में होगा, लेकिन उसके अलावा ये पेयर्स पेचेस में भी होगा, और लसीका गांठों में भी होगा, थाइमस में भी होगा, और प्लीहा में भी होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अगर हमारे शरीर में, देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका काम क्या होता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं सोल्जर सेल, यानी लड़ने का काम करती है। तो जब भी हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ आ जाएंगी संक्रामक वाली, यानी फॉरेन पार्टिकल आ जाएंगी जो शरीर को नुकसान पहुंचाएंगी, तो ये क्या करेगा? या तो डब्ल्यूबीसी को बढ़ाएगा या तो कम करेगा, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, अगर ये अधिक हो जाए, ठीक है, तो इसको कौन सी बीमारी हो जाती है? ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं, उस प्रोसेस को ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है। अगर बहुत कम हो गया तो इसको कहेंगे ल्यूकोपीनिया, ठीक है। लेकिन बहुत अधिक मतलब वृद्धि हो गई, अति में वृद्धि हो गई, तो उसको कहेंगे हम लोग ब्लड कैंसर, यानी कि ल्यूकेमिया। तो जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है उसको हम जो लोग जो है ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ल्यूकेमिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो बहुत सारे शरीर में क्या आ गया, या ब्लड में बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए हैं, ठीक है। ये ब्लड वेसल बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए, तो इसको मारने के लिए बहुत सारे डब्ल्यूबीसी भी आएंगे। तो शरीर में डब्ल्यूबीसी बहुत, अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा बैक्टीरिया उतने ज़्यादा डब्ल्यूबीसी आएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सोल्जर सेल ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये हो जाता है फिर ब्लड कैंसर। पूरे ब्लड में अगर बहुत अधिक जो है डब्ल्यूबीसी हो गया, तो ये तो प्रॉपर काम ही नहीं कर पाएगा ना। देखो हमारे शरीर का एक रूल है, वो है बैलेंस। खाना भी हमको बैलेंस में चाहिए, सोना भी हमको बैलेंस में चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको बोला कि खाना खाना बहुत अच्छी बात है, एनर्जी मिलेंगी, तो ऐसा नहीं कि दिन भर खाना ही खा रहा है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमने बोला कि ऑक्सीजन बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि ऑक्सीजन का पंप लगा दें। ऑक्सीजन का पंप थोड़ी लगा देंगे कि दिन भर जो ऑक्सीजन ही जाते रहे, तो ये भी एक लिमिट में ही चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना है, याद रहेंगी ये चीज़ें। अगर बहुत अधिक हो गया तो ल्यूकेमिया, अधिक हो गया तो ल्यूकोसाइटोसिस, और कम हो गया तो ल्यूकोपीनिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक होते हैं एग्रेनुलोसाइट, यानी कि कणिकामय श्वेत रुधिराणु, और एक होता है कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु, ठीक है। चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं, 3 टाइप से होते हैं, न्यूट्रियोफिल्स, इयानोसिनोफिल और बेसोफिल, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ये परसेंटेज दिया हुआ है हालांकि यहाँ पे। ये न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? 60 से 65%। इयोसिनोफिल 2 से 3 है, ये याद रखना। और बेसोफिल 0.5 से लेके 1%। अब इनकी संरचना हम लोग देख लेते हैं, और संरचना से भी इम्पॉर्टेंट है इनके फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये होते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ रहा है क्या कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक, ठीक है। मॉर्फो का मतलब अलग अलग रूप में, ठीक है। और न्यूक्लियर यानी कि केंद्रक, तो ये बहुत सारे केंद्रक आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और इस टाइप से संरचना रहती है न्यूट्रोफिल्स की। संख्या की बात करते हैं तो सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक इन्हीं की संख्या होती है। परसेंटेज भी हम लोगों ने लिख दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, क्योंकि फंक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। इनका काम क्या है भक्षण का, कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा या संक्रामक
कारक या फैक्टर जो भी आएगा तो उसको क्या कर लेंगे, ये भक्षण कर देंगे, यानी कि उसको मार देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये किसका निर्माण करता है, तो ये लाइसोसोम का और गोल्जी का आएगा। आपको पता है ना, लाइसोसोम भी भक्षण का काम करता है, खुद भी मर जाता है, सामने वाले को भी मार देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या का झोला, थैली या झोला, थैली कहते हैं। ठीक, चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं इओसिनोफिल। तो ये ऐसा हेडपोन टाइप रहेगा, हेडपोन टाइप जो है इसकी संरचना रहती है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये संक्रमण से बचाव करता है, ये याद रखना, ये भक्षण करता है, ये संक्रमण से बचाव करता है और एलर्जी प्रतिक्रिया देता है। एलर्जी प्रतिक्रिया का मतलब क्या, कि अगर कहीं हमको एलर्जी हो रही, एलर्जी का मतलब एलर्जी नहीं, एलर्जी ऐसा कोई पार्टिकल जो हमारे शरीर में मतलब जाता है, हाँ, तो उसकी वजह से वो प्रतिक्रिया देता है। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ आई हमारे शरीर में, अच्छा एलर्जी का तो मतलब ही नहीं बताया, एलर्जी का मतलब होता है खुजली, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसे ही ये आएगा तो ये क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स करता है। हमारे शरीर को कैसे पता चलेगा, तो ये बताता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ से ये बेसोफिल। अच्छा ये याद रखना है कि ये जो एलर्जी प्रतिक्रिया ये देता है, लेकिन जो एलर्जी प्रतिक्रिया जिसकी वजह से होती है वो होता है हिस्टामिन। मतलब हमारे शरीर में जो केमिकल रिलीज होगा और जो ब्रेन तक के जाएगा कि खुजली हो गई है बताने के लिए, या मधुमक्खी ने छोटी सी किस्सी ले ली, तो कैसे पता चलेगा, ये हिस्टामिन जाएगा और ब्रेन को बताएगा। क्लियर है, तो ये हिस्टामिन और सेरोटोनिन और यहाँ से हिपेरिन, ये यहाँ से स्त्रावित होते हैं, ये याद रखना। सेरोटोनिन हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक हार्मोन होता है। क्लियर है, हिपेरिन में बता चुका हूँ, एक ऐसा केमिकल है जो एलर्जी को जो है ब्रेन तक के पहुँचाता है, एलर्जी के सिग्नल देता है। हिपेरिन क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। हिपेरिन की बात करते हैं तो ये जो रक्त का थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन शरीर के अंदर होता है, शरीर के बाहर नहीं। सॉरी, रक्त का थक्का नहीं बनने के लिए एंटी हिपेरिन होता है, मतलब एंटी ब्लड कोगुलेशन, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। देखो हम जैसे हमारी ब्लड वेसल है, अगर चोट लग जाए ब्लड बहेगा, और ब्लड बहेगा तो अपने आप रक्त का थक्का जम जाता है ताकि ब्लड अब ज़्यादा से ज़्यादा ना बहे। लेकिन अगर यह हमारे शरीर के अंदर भी ये संरचना रही कि ब्लड जो है मतलब रक्त का थक्का जम जाएगा, तो फिर तो इंसान मर ही जाएगा। तो रक्त का थक्का शरीर में ना जमे इसलिए क्या डाला जाता है, मतलब शरीर में पहले से ही होता है क्या, हिपेरिन। क्लियर, ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, तो ये एंटी ब्लड कोगुलेशन होता है। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये शोधकारी क्रिया करता है। शोधकारी यानी कि इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन। तो जब भी कोई चीज़ काटती है, मधुमक्खी अगर काटती है तो क्या सूजन आ जाती है, तो जो सूजन आती है वो किसकी वजह से आती है, बेसोफिल की वजह से। क्लियर है, तो ये याद रखना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ये तीनों जो है आपको ये याद रखना इनके फंक्शन के ऊपर, कि न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, भक्षण करता है, यासिनोफिल क्या करता है, एलर्जी करता है, बेसोफिल क्या करता है, शोधकारी क्रिया देता है। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद बचता है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। क्लियर है, चलो तो इसको देखते हैं हम लोग। तो अग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक है हमारे पास में ल्यूकोसाइट, दूसरा कौन सा है, मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट कितना 20 से लेके 25% और मोनोसाइट 6 से लेके 8%। अब लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो ये याद रखना सबसे छोटी होती है आकार में। निर्माण की बात करें तो लसिका ग्रंथियों में देखने को मिल जाएंगी। कार्य की बात करते हैं तो रोग प्रतिकारकों का निर्माण करती है, यानी कि एंटीबॉडी का क्या करती है, ये निर्माण करती है। एंटीबॉडी यानी कि रोग प्रतिकारक, हिंदी में भी लिखा है रोग प्रतिकारक, यानी रोगों से लड़ने वाला केमिकल। क्लियर है, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे मोनोसाइट की बात करते हैं, तो मोनोसाइट बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, ये याद रखना, सुनने में ऐसा लगता है मोनो यानी ऐसा लगता है कि छोटी होंगी ये, लेकिन ये याद रखना है क्या है, बड़ी है। और इसका निर्माण जो है लसिका गांठों तथा प्लीहा में होता है। ठीक है, लसिका यानी बताया था ना, ब्लड के साथ लसिका होती है तो उसकी गांठों में, और प्लीहा जो मैंने बताया था आपको कि ये यकृत के पास होता है, वही आरबीसी का कब्रिस्तान, कई बार क्वेश्चन आता है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या करती है, तो हम लोग बात करते हैं जो मोनोसाइट है, इसका काम क्या है, भक्षण का। ये याद रखना, अभी पढ़ा था। और किसका भक्षण का काम है,
और कौन सी सेल है जिसका भक्षण का काम है? अरे अभी तो देखा था, ये लिखा हुआ है किसका? न्यूट्रोफिल का काम है यहाँ पे भक्षण का, और ये याद रखना और किसका काम है? मोनोसाइट का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ऊतक द्रव्य में ये मैक्रोफेसेज में रूपांतरित हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त अथवा मृत कोशिका को हटाने का कार्य करते हैं, यानी कि जो डेड सेल होती है उसका भक्षण कर लेते हैं, उसको हटाने का ये काम करते हैं। कौन? मोनोसाइट। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, और ये कई बार क्वेश्चन आपने आया भी और सुना भी होगा, कई बार सुना होगा आपने। बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट सुना है? हम लोगों ने वो भी पढ़ा था, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था, उसमें सल्फर ब्रिज वगैरह कुछ पढ़ा था, इंसुलिन पढ़ा था कि इंसुलिन कैसे बनता है? सल्फर ब्रिज से बनता है। अरे हाँ या ना? तो वो जो इंसुलिन हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे सुना था बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये क्या करता है? प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है, यानी कि रोगों से लड़ने के लिए ये क्या है? उत्तरदायी है। जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने का काम कौन करती है? और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी पढ़ा है? डब्ल्यूबीसी में भी ये इतनी सारी सेल और उसमें भी 2 सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अभी वो रोगों वाला जो डिसीज़ वाला जो चैप्टर पढ़ लेंगे हम लोग, उसमें भी हम ये डिटेल में पढ़ेंगे कि बी लिम्फोसाइट क्या करती है और टी लिम्फोसाइट क्या करती है। कभी तबीयत खराब हो जाए तो उसमें रिपोर्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी में अगर डिटेल में देंगे तो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट कितनी बड़ी है, कितनी घटी है, क्या करती है, क्या नहीं। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चल तो डब्ल्यूबीसी समझ में आई। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। हम लोगों ने बोला डब्ल्यूबीसी के पहले तो 3 टाइप क्लियर है। ग्रेनुलोसाइट में, एक ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, इसका काम क्या? भक्षण। लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो इसमें बी लिम्फोसाइट और एक क्या होती है? टी लिम्फोसाइट, जो रोगों से लड़ने का काम करती है। चलो आगे देखें हम लोग। तो अब हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स की। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। ये थर्ड जो है ब्लड सेल है। जीवन काल कितना होगा? 2 से लेकर 5 दिन। ये याद रखना। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, केंद्रक होता ही नहीं है इसमें। अब वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनको जो है डायरेक्ट जो देखो, केंद्रक इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनको जो बहुत सारी चीज़ें जो ऑपरेट होती है वो कहीं और से हो जाती है और इनको न्यूट्रिशन भी कहीं और से मिल जाता है। उसको आप डिटेल में अभी मत पढ़ो आप, क्योंकि आगे शायद MBBS वगैरह में आप पढ़ोगे। लेकिन ये याद रखना है कि प्लेटलेट्स में और RBC में भी केंद्रक नहीं होता है। क्लियर है? याद रखना, RBC में भी केंद्रक नहीं देखने को मिलेगा। वो इसलिए देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो RBC से जो काम होता है वो दूसरी जगह से इनके काम हो जाते हैं, इसलिए इनको केंद्रक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये कई पदार्थ स्त्रावित करता है जो रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। उसमें से एक पदार्थ क्या है? सेरोटोनिन। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स को और क्या कह सकते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट कह सकते हैं। ये केवल स्तनियों के रक्त में पाया जाता है, यानी कि मैमेलियन जो होते हैं उन्हीं के रक्त में पाए जाते हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं निर्माण की। तो ये मेगा कैरियोसाइट यानी अस्थि मज्जा की एक विशेष कोशिका होती है, ये याद रखना है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन में बनती है। जब उनके टुकड़े जो है हो जाते हैं और जब उनका विखंडन हो के वो टुकड़े टुकड़े में हो जाती है तब ये बनती है। इसके बाद बात करते हैं संख्या की। तो 1.5 से लेकर 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर ये देखने को मिलेगा। और अगर इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी के कारण जो है स्कंदन में विकृति होती है और शरीर में जो है अधिक स्त्राव होता है। क्या समझ में आया? देखो, ये स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, और उसमें प्लेटलेट्स भी मदद करता है। तो अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएंगी तो रक्त का थक्का अच्छे से जमेगा क्या? नहीं, उसमें विकृति हो जाएंगी, यानी वो अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से शरीर अधिक स्त्राव करेंगे। जब रक्त का थक्का ही नहीं जमेगा तो शरीर से अधिक ब्लड नहीं बहेगा, तो वही बोला है कि अधिक स्त्राव होगा। क्लियर है? चलो, तो ये तो पढ़ चुके हम लोग प्लेटलेट्स, इतना ही पढ़ना था इसके बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जी हाँ, अरे कल ही देख लेंगे ना, आप इंटेलिजेंट लोग हो। हाँ, अरे कल ही देख लेंगे, मेरे को पता है कल क्या, जिस दिन मैंने PDF दी होंगी उसी दिन देख लिया होगा आपने। इंटेलिजेंट जो होते हैं ना वो टेस्ट कराने गए थे। अच्छा,
क्या निकला फिर ब्लड ग्रुप? पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव। चलो देखते हैं ओ पॉजिटिव वाले क्या करते क्या है। चलो तो ये है ब्लड ग्रुप, ठीक है, यानी कि रक्त समूह। खोज किसने की है? लैंड स्टीनर ने की है। एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है पीएनएसटी वगैरह में। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखो ब्लड होता कहाँ है? ब्लड वेसल्स में, यानी कि रक्त वाहिनिकाओं में या रक्त वाहिका में। अब इसमें हम लोग बात करते हैं होता क्या क्या है। देखो तो जो ब्लड वेसल्स है, एक तो हम लोग बात करते हैं एक इसमें लिक्विड होगा, जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें आरबीसी होंगी ना, तो आरबीसी की सतह होंगी। देखो ऐसी आरबीसी होंगी। तो ये जो आरबीसी की सतह है, इस पे याद रखना, इस पे होता है एंटीजन। क्लियर है? क्वेश्चन आते हैं आरबीसी की सतह पे क्या देखने को मिलेंगे आपको? एंटीजन। और बाकी जगह जो लिक्विड वाला पार्ट है वहाँ आपको देखने को मिलेंगे एंटीबॉडी, यानी प्रतिरक्षी। क्लियर है? जो एक प्रोटीन पदार्थ है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होता है। क्लियर है? तो ये दो चीज़ समझ में आ जाएंगी तो आपको ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि हमारे रक्त में दो चीज़ है, एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तभी बनती है जब एंटीजन बनता है। क्या बोला? एंटीजन के विरुद्ध पैदा होती है एंटीबॉडी। क्लियर है? यानी जैसे ही एंटीबॉडी बनेगी उसके विरुद्ध में क्या बन जाएगा? एंटीबॉडी। यानी एंटीजन जैसे आएगा तो उसको मारने के लिए क्या बन जाएगा? एंटीबॉडी। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये चीज़ समझ में आ गई। क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? एंटीजन कहाँ होता है? आरबीसी की सतह पर, और एंटीबॉडी होता है ब्लड में। क्लियर है यहाँ तक के? चलो तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो टू टाइप के ब्लड ग्रुप हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुप और एक होता है आरएच समूह। ठीक है? आरएच जो वो सुना है ना, आरएच यानी कि प्लस माइनस, ओ पॉजिटिव ओ माइनस, तो वो आरएच डिफाइंड करता है उसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। तो आपको पता है कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी और ओ। इसके अलावा भी और कुछ होता है क्या? नहीं, इंटेलिजेंस कौन सा? प्लस और माइनस। ठीक, इसके अलावा भी और कुछ नहीं पता होगा? नहीं, इंटेलिजेंट लोग हो ना आप। हाँ, तो इंटेलिजेंस सिर्फ जो है अपने बेसिक नॉलेज के लिए रखना, यहाँ मत यूज़ करना कि इसके अलावा भी जो आपने कहीं पढ़े हैं होंगे, इंटेलिजेंट हो, पढ़ा ही होगा कहीं। एक होता है इंद्रा ब्लड ग्रुप, पढ़ा है क्या? सुना है कहीं? और एक होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो नए अभी ब्लड ग्रुप आए हैं लेकिन वो बुक में नहीं आए हैं, तो अभी इतने ही पढ़ने हैं हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ए बी सी डी नहीं, अरे अच्छा, ए बी और ओ। मैं यही बताना चाह रहा था कि ए बी सी डी जो है यहाँ नहीं लगाना कि ए बी और ए बी के बाद जो है सी डी आएगा, यहाँ सी डी नहीं आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ए की बात करते हैं, ए वाले ब्लड ग्रुप में देखते हैं। ये ब्लड वही बनाया मैंने, ये ब्लड वेसल्स हैं। अभी बताया था मैंने कि जो आरबीसी की सतह पे क्या होता है? एंटीजन, और ब्लड में क्या होता है? एंटीबॉडी। तो याद रखो ए वाला जो ब्लड ग्रुप है, पहले देखो इसको ऐसे समझ जाओ ना, तो आपको एंटीजन समझ जाओगे ना तो ये इजी जाएगा। ए वाले ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा? बी वाले में बी एंटीजन, ए बी वाले में और ओ वाले में अनुपस्थित। इसको अपन कुछ अलग पेन से लगा देते हैं ताकि हमको याद रहे। 1 मिनट, इसको ये पेन से, ठीक है। चलो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओ में क्या है? अनुपस्थित है एंटीजन। अब देखो मैंने ये बोला था कि एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, तो यहाँ पे ये याद रखना है, ए वाला जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी उसके अपोजिट होंगी। ठीक है? ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होंगी? बी। ठीक है? एंटी बी एंटीबॉडी लिखा हुआ है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं जो बी वाला है, इसका अपोजिट ए, तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होंगी? ए। याद रखने में कोई दिक्कत जाएंगी नहीं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे ए भी है एंटीजन और बी भी, तो अब ये डाउट कि ए बनाए या बी बनाए, तो बनाते ही नहीं है। तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ ए बी वाले में क्या अनुपस्थित? एंटीबॉडी अनुपस्थित। क्लियर है यहाँ तक के? अब यहाँ बात करते हैं ओ वाले में।
तो यहाँ तो है अनुपस्थिति है एंटीजन, तो यहाँ पे एंटीबॉडी ए भी बनेगा और बी भी बनेगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है ब्लड। ठीक है, अब ए वाले की बात करते हैं। देखो ए वाले से ले सकता है ये, अगर ए वाला इसको ब्लड देगा तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये, क्योंकि वो तो अपना ही है ना। अरे ए वाले के पास ए वाला ही ब्लड ग्रुप आएगा तो वो तो आप उस खुद का ही ब्लड ग्रुप है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ओ से ले सकता है ये, और देखो ए से ले सकता है। अच्छा बी से लेगा तो क्या होगा, वो उसको एंटीबॉडी पहले से है बी की, वो उसको मार देगा। ए बी की तो ले ही नहीं सकता क्योंकि बी पहले से है। ओ से क्यों ले सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन है ही नहीं ना। अगर एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी मारेगा किसको। तो ये याद रखना कि रिसीव किससे कर सकता है, ले किससे कर सकता है, ये ए से भी ले सकता है और ओ से भी। अच्छा दे किसको सकता है, देखो ए वाले को तो दे ही सकता है, अपने वाले को तो दे ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और किसको, बी वाले को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि अगर इसने बी वाले को दे दिया तो एंटीजन ए बैठा है, वो उसके ब्लड को मार देंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। 1 मिनट देखो, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। देखो ए वाला जो है किसको दे सकता है, ए वाले को दे ही सकता है, अपने वाले को कोई दिक्कत नहीं। ए बी वाले को दे सकता। अच्छा बी वाले को क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, ए है। तो अगर ये इसको देगा ए तो वो तो ख़त्म ही काम हो जाएगा, उसकी ब्लड वेसल ही फाड़ देगा वो। ठीक है, ब्लड वेसल्स फट जाती है गलत ब्लड डालने से। ठीक है ना, क्योंकि ब्लड वेसल्स भी फट जाएंगे और वो उसको ब्लड को कील करने लगेगा। एंटीबॉडी जो है ना, एंटीजन जैसे ही आएगा उसको मारने लगेगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ किसको दे सकता है ये, ए बी वाले को। क्यों दे सकता है, एंटीबॉडी अनुपस्थित है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ए बी वाले को। ठीक है, ए बी वाले को दे दिया, ओ वाले को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी क्या है, ए बी है और बी भी, तो ए वाला तो है ना, वो तो उसको मार देगा। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अगर एक समझ में आ गई तो अब सारी इजीली समझ में आ जाएंगी। अब बी वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये किसको किसको दे सकता है, बी वाले को दे सकता है और ओ वाले को दे सकता है। ठीक है, बी वाले को दे सकता है, ए वाले को इसलिए नहीं दे सकता, एंटीबॉडी बैठी है। ए बी वाले को इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि यहाँ पे एंटीजन क्या है, ए बी और बी भी है। क्लियर है। किसको डोनेट किसको करेगा ये, डोनर, यानी जिससे ले सकता है, सॉरी दे सकता है। ठीक है, डोनेट कर सकता है। बी वाले को दे सकता है, अपने वाले को और ए बी वाले को। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ए बी वाले को। ए बी वाले की बात करते हैं। 1 मिनट देखो, ये किससे रिसीव कर सकता है, ले किससे कर सकता है, ए बी वाले से ले ही सकता है, अपने वाले से। ए वाले से ले सकता है, ए वाले से ले लेगा क्योंकि एंटीबॉडी तो है ही नहीं इसके पास। बी वाले से भी ले लेगा और ओ वाले से भी, क्योंकि मारने वाला कोई है ही नहीं ना। क्लियर है यहाँ तक के। तो ये सबसे ले लेगा, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चन आता है, इसको कहते हैं सर्वदाता, यानी सॉरी सर्व आदाता लिखा है इसको, आदाता, यानी ये सर्वग्राही, यानी कि सबसे ले लेता है। क्लियर है यहाँ तक के। ठीक है, ये हिंदी में देखो ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना, ये लिखा है सर्व आदाता लिखा है, सर्वदाता नहीं है वो, सर्व आदाता यानी सर्वग्राही, सबसे ले लेता है। ठीक है, सबको देता नहीं है, क्या लेता है, मतलब सबसे लेता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको हम लोग कहते हैं। तो ये याद रखना, ये सबसे ले सकता है। कौन, ए बी वाला। क्यों, समझ में आया क्या, क्योंकि इसमें क्या है, एंटीजन अनुपस्थित है। अब ओ वाले को देख लेते हैं। ओ वाले की बात करते हैं, ये किससे रिसीव यानी ले किससे सकता है, ओ वाले से, बाकी किसी से नहीं। क्यों, देखो सबकी एंटीबॉडी है इसके पास। यहाँ पे ए वाला जाएगा एंटीजन मार देगा, बी वाला जाएगा एंटीजन मार देगा, ए बी वाला जाएगा मार देगा। क्लियर है। तो यहाँ से ये सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से। अच्छा दे किसको सकता है, सभी को दे सकता है। क्यों, एंटीजन तो है ही नहीं। तो ये याद रखना। हाँ, उसके अंदर एंटीजन नहीं है तो वो सबसे ले भी तो सकता है ना। कौन, ओ वाला, एंटीबॉडी है ना उसमें, ओ वाला ना। देखो अभी ऊपर पढ़ा था, एंटीबॉडी का काम क्या है, मारना। ठीक है, तो आप बोल रहे सबसे ले सकता, मान लो कि ए से ले लिया। ठीक है, ए एंटीजन आ गया, इसके विरुद्ध में ये बैठा है ए एंटीजन, एंटीबॉडी, इसको मार देगा। बी वाला आएगा, बी वाले को मार देगा। ए बी वाले के लिए बैठा है, तो एंटीबॉडी है तो एंटीजन जैसे ही आएंगे उसको मार देगा वो। क्लियर है।
इसलिए ये क्या कर सकता है, ये याद रखना है, ये सबसे क्या कर सकता है, ये सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है, इसलिए इसको कहते हैं सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर। ये सभी को दे सकता है लेकिन ले किसी से नहीं सकता है, सिर्फ अपने वाले से ले सकता है, सिर्फ ओ वाले से। ठीक है, हाँ तो ओ वाले कितने हैं, 1 2, अच्छा जितने गए थे सब ओ ही है। ओ पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा ओ पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। तो आप सबको दो, समाज सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, सबको दो। बोलो बहन जब भी ब्लड की जरूरत पड़ी मी से मांगने का, तो सबको ब्लड दो आप। मैं तो बोल रहा है कटोरी में निकाल के भी रखो, जब भी जिसको जरूरत हो उसको दे दो। हमको देने वाला नहीं मिलेगा। अरे मिल जाएगा ओ वाले, हाँ कांटेक्ट करो गायत्री जी से, गायत्री आपको ब्लड देंगी, आप गायत्री को दो, गायत्री आपको देंगी। और जब कम पड़ जाए कोई किसी को मत देना। अरे एक्सचेंज भी हो जाते हैं ब्लड बैंक में जो है ना, अगर आप जैसे कभी देना चाहते हो, ओ की ज़रूरत है तो आप ओ दे दो, और आपको ए बी की ज़रूरत है तो ए बी दे देंगे आपको। लेकिन यह है कि आपको अपना तो देना पड़ेगा। पर ओ वाले को तो ओ वाले को हाँ नहीं वो तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं ना वहाँ पे। चलो ये समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 1 मिनट, टाइम कितना हुआ, 8:54। तो पंडित जी ने बोला था 54 के बाद पढ़ना नहीं। पंडित दीनदयाल चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी इसमें कोई डाउट तो नहीं है, आगे सारी चीज़ें समझ में। चलो ठीक है, तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।